26 नवंबर 2008 रात के ठीक 8:50 मुंबई शहर अपनी आम जिंदगी में खोया हुआ था। सड़कों पर भीड़ थी, लोगों के चेहरों पर थकान भी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही शहर एक ऐसी रात का गवाह बनेगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। बड़वार पार्क के किनारे एक स्पीड बोट आकर रुकी। उसमें से 8 लड़के उतरे, आम कपड़ों में, कंधे पर बड़े बड़े बैग्स लिए हुए, देखने में बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई भी शहर का आम नौजवान होता है। लेकिन वहां मौजूद लोगों को कुछ अजीब जरूर लगा। भरत तामोरे नाम के एक शख्स ने इन लड़कों को रोका और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। पहले सब हिचकिचाए, किसी ने खुद को स्टूडेंट बताया, किसी ने कुछ और कहा, लेकिन तभी एक लड़के ने जोर से कहा कि अपने काम से काम रखो, और फिर वो 8 बिना कुछ बोले अंधेरे में गुम हो गए। भरत को शक हुआ और उसने मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और कोई एक्शन नहीं लिया। यही लापरवाही आगे चलकर मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर उस वक्त कोई कदम उठाया जाता तो शायद वो मंजर देखने को न मिलता जो आने वाले घंटों में पूरी दुनिया ने देखा। वहां से निकलने के बाद सभी लड़के 2 ग्रुप्स में बंट गए और अपने अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ने लगे। इन टारगेट्स में CST रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस शामिल थे। और जो 2 लड़के बाकी 8 से अलग थे, वो बोट के जरिए सीधे ओबरॉय होटल की तरफ निकल पड़े। 10 लड़के, 5 अलग अलग लोकेशंस और एक ऐसा प्लान जो मुंबई की तकदीर बदलने वाला था। उधर मुंबई अपनी रफ्तार से चल रही थी, बस अपनी रूट पर थी। लोग अपने काम में लगे थे, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन अचानक पूरा शहर गोलियों की आवाज से कांप उठा और इस तबाही की शुरुआत हुई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। CST मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। उस रात पटना जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ जमा थी। किसी को नहीं पता था कि यह देरी उनके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। इस्माइल खान और अजमल कसाब दोनों स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने जो मंजर पैदा किया वो किसी बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं आ सकता था। कसाब पागलों की तरह हंसते हुए AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करने लगा और इस्माइल ने चारों तरफ हैंड ग्रेनेड्स फेंकने शुरू कर दिए। लोग बेतहाशा भागने लगे, जिसे जहां जगह मिली वो वहीं छुप गया। गोलियों की आवाज और चीखें एक साथ गूंज रही थी। दोनों आतंकवादी ऐसे फायर कर रहे थे जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, बिना किसी रहम के, बिना किसी वजह के। रेलवे पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके पास सिर्फ ड्यूटी रिवॉल्वर थे, जबकि दोनों आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस थे। पुलिस वाले शहीद हो गए। इसी बीच रेलवे कर्मचारी विष्णु दत्तराम ने अपनी जान की परवाह किए बिना अनाउंसमेंट की कि सभी यात्री स्टेशन खाली कर दें। इस अनाउंसमेंट ने बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन फिर भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर 58 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 104 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। CST पर जब यह कहर बरप रहा था, तभी मुंबई के मशहूर लियोपोल्ड कैफे में शोएब और नजीर नाम के 2 आतंकवादी दाखिल हुए। लियोपोल्ड कैफे एक ऐसी जगह है जहां हमेशा भीड़ रहती है, खास तौर पर विदेशी सैलानी यहां आते जाते रहते हैं। यही वजह थी कि इसे निशाना बनाया गया। कैफे में लोग शाम का मजा ले रहे थे, हंस बोल रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी शाम हो सकती है। जैसे ही दोनों आतंकी अंदर घुसे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कई लोग चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पाए। कई विदेशी और भारतीय इस हमले में मारे गए। लियोपोल्ड कैफे के बाद यह दोनों आतंकवादी ताज होटल की तरफ बढ़े, जहां उनके 2 साथी पहले से पहुंच चुके थे। ताज होटल पर हमले की प्लानिंग इतनी सोची समझी थी कि हमले के वक्त होटल के ज्यादातर कमरे बुक थे। उस रात यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी के कई डेलीगेट्स भी होटल में मौजूद थे। संयोग से उस दिन गौतम अडानी भी ताज होटल में एक मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म हुई और वो बाहर निकलने लगे, उनकी टीम ने उन्हें एक और मीटिंग के बारे में बताया। वो वापस मीटिंग रूम में चले गए और इसी फैसले ने उनकी जान बचाई। जब हमला हुआ तो उनकी टीम ने उन्हें किचन के रास्ते बेसमेंट में पहुंचाया, जहां वो सुबह तक रहे और मार्कोस कमांडोज ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। ताज होटल के मुख्य द्वार से हाफिज और उसके साथी अंदर दाखिल हुए और होटल गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। आतंकवादियों ने पहले मेन गेट के गार्ड को मार डाला, फिर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लोगों में से कुछ को मार डाला और कुछ को बंधक बना लिया। करीब 200 लोगों ने होटल की खिड़कियां तोड़कर बेड शीट्स और कर्टन्स के सहारे खुद को नीचे उतारा और अपनी जान बचाई। आतंकवादियों का मकसद था किसी बड़े बिजनेसमैन या फॉरेन डेलीगेट को बंधक बनाकर भारत सरकार पर दबाव डालना। 5वीं मंजिल पर बिजनेस सेंटर था, इसलिए आतंकवादी वहां पहुंचे, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं मिला।
फिर वो 6वीं मंजिल पर गए और रूम नंबर 520 को अपना कंट्रोल सेंटर बनाने की कोशिश की। वो कमरा अंदर से बंद था। बहुत दस्तक देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने हथियारों से दरवाजा तोड़ा। उस कमरे में कॉरपोरेशन बैंक के पूर्व चेयरमैन KR रामामूर्ति मौजूद थे। गोलियों और चीखों की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था और वॉशरूम में छुप गए थे। जैसे ही दरवाजा टूटा उनका दिल बैठ गया। आतंकवादियों ने उन्हें मारा नहीं बल्कि बंधक बना लिया। इसी दौरान विले पार्ले और वाड़ी बंदर के बीच चलने वाली एक टैक्सी में जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और आसमान धुएं से भर गया। टैक्सी में सवार सभी लोग मारे गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई इमारतों में आग लग गई। यह काम उन्हीं 10 आतंकवादियों में से कुछ का था जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी लेते और ड्राइवर को कंफ्यूज करके उसमें बॉम्ब प्लांट करके खुद उतर जाते थे। जब ताज होटल में यह सब हो रहा था तब नजीर और शोएब भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कई लोगों को मार डाला और 4 लोगों को बंधक बनाकर रूम नंबर 520 में ले गए। अब उस कमरे में 4 आतंकवादी और 5 बंधक थे। एक आतंकवादी लगातार फोन पर अगले हमले की बात कर रहा था और दूसरा सभी बंधकों की आईडीज गूगल पर सर्च करके देख रहा था कि इनमें से कोई बड़ा नाम तो नहीं। लेकिन कोई काम का नाम नहीं मिला तो आतंकवादियों ने कमरे के कर्टन्स और बेडशीट्स में आग लगाई, कमरा बंद किया और खुद बाहर निकल गए। धुएं से दम घुटने लगा लेकिन किसी तरह बंधकों ने एक दूसरे को आजाद किया और बेडशीट्स के सहारे खिड़की से उतरकर जान बचाई। ये 5 बच गए लेकिन ताज होटल में अब तक 31 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उधर चौथी टीम के आतंकवादी नरीमन हाउस में दाखिल हो गए थे। यह 5 मंजिला इमारत 2 साल पहले एक जूइश ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदी थी और यहाँ एक जूइश सेंटर चलता था। इजरायली राब्बी गैब्रियल हॉल्सबर्ग अपनी प्रेग्नेंट पत्नी रिवका और बेटे मोशे के साथ यहाँ रहते थे। आतंकवादियों का मकसद यहाँ के लोगों को बंधक बनाकर इजराइल पर दबाव डालना था ताकि इजराइल भारत पर दबाव डाले और साथ ही भारत इजराइल के रिश्तों में दरार आए। लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो आतंकवादियों ने गैब्रियल, उनकी प्रेग्नेंट पत्नी रिवका समेत कुल 9 लोगों को मार डाला। ओबरॉय होटल में अब्दुल रेमन और फहादुल्ला ने लॉबी में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बहुत से लोग भाग निकले लेकिन होटल के 2 स्टाफ मेंबर्स जॉर्डन और प्रदीप आतंकवादियों के हाथ लग गए। आतंकवादियों ने जॉर्डन को फर्नीचर और कर्टन्स पर शराब डालकर आग लगाने पर मजबूर किया लेकिन डर के मारे जॉर्डन के हाथ कांपने लगे। यह देखकर एक आतंकवादी को गुस्सा आया और उसने जॉर्डन को गोली मार दी। जॉर्डन की मौत के बाद प्रदीप ने डर के मारे कर्टन्स और फर्नीचर में आग लगा दी। इसके बाद आतंकवादियों ने प्रदीप से वीआईपीज के बारे में पूछा। प्रदीप ने होशियारी से कहा कि वीआईपीज ऊपरी मंजिल पर होंगे और लिफ्ट से जाना होगा। तीनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला प्रदीप ने मौका देखकर अकेले लिफ्ट में घुसकर नीचे का बटन दबाया और दरवाजा बंद कर लिया। सब इतनी तेजी से हुआ कि आतंकवादी कुछ समझ ही नहीं पाए। गुस्से में उन्होंने पहले लिफ्ट पर और फिर चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। इन सब हमलों के बीच महाराष्ट्र पुलिस पहले तो समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा है। पहले उन्हें लगा यह कोई अंडरवर्ल्ड की गैंग वॉर है लेकिन थोड़ी ही देर में यह साफ हो गया कि यह एक पूरी तरह प्लान्ड टेररिस्ट अटैक है। मुंबई ATS के हेड हेमंत कारकारे ने जल्दी से अपनी टीम तैयार की और निकल पड़े। CST पहुंचे तो वहां खून का खेल खत्म हो चुका था। तभी फोन पर खबर मिली कि कामा हॉस्पिटल के पास की गली में 2 आतंकवादी देखे गए हैं। हेमंत कारकारे ने गाड़ी उस तरफ मोड़ी। उसी गाड़ी में ACP अशोक कामते, विजय सलस्कर और हेड कांस्टेबल अरुण जाधव भी थे। जैसे ही वो कामा हॉस्पिटल की गली में पहुंचे कसाब और इस्माइल अचानक सामने आ गए और AK-47 की 2 मैगजीन्स खाली कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई जिसमें कसाब के हाथ में गोली लगी लेकिन आतंकवादियों के हमले के सामने पुलिस की गाड़ी जवाब दे गई। जब गोलियां रुकी तो कसाब और इस्माइल अचानक सामने आ गए तो पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई। इस्माइल आगे बढ़े और कंफर्म किया कि कोई जिंदा तो नहीं। हेमंत कारकारे, विजय सलस्कर और अशोक कामते शहीद हो गए थे। दोनों आतंकवादियों ने शहीदों की लाशें गाड़ी से निकाली, ड्राइवर की सीट खाली की और गाड़ी लेकर मालाबार हिल की तरफ निकल पड़े। लेकिन गोलियों से टायर पंक्चर हो गए थे और गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जा सकी। सामने से एक स्कोडा कार आती दिखी। दोनों ने उसे रोका और कब्जे में ले लिया। इस जल्दबाजी में 2 बातें उनसे छूट गईं। एक यह कि उन्होंने स्कोडा में बैठे परिवार को मारना भूल गए और दूसरा यह कि पुलिस की जिस गाड़ी से वो आए थे उसमें पिछली सीट पर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव अभी भी जिंदा थे। कंधे में गोली लगी थी और वो मरने का नाटक कर रहे थे। जैसे ही आतंकवादी गए
अरुण जाधव ने कंट्रोल रूम को कॉल किया और आतंकवादियों की डायरेक्शन और डेस्टिनेशन बताई। यह खबर मिलते ही मुंबई में हाई अलर्ट हो गया। हर तरफ बैरिकेड्स लगाए गए और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। घिरते देख दोनों आतंकवादियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। कुछ देर बाद जब आतंकवादियों की तरफ से गोलियां आनी बंद हुई तो पुलिस को लगा शायद वो मर गए, लेकिन कंफर्म करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टुकाराम ओम्बल आगे बढ़े। उन्होंने कसाब को पकड़ा। कसाब ने उनके शरीर में 23 गोलियां उतार दी और टुकाराम ओम्बल शहीद हो गए। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उनकी बहादुरी की वजह से इस्माइल मारा जा चुका था और कसाब जिंदा पकड़ा गया। यह एक बेशकीमती सबूत था जो आगे की पूरी जांच की बुनियाद बना। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर यह सब किसने करवाया और क्यों। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद देश में दंगों की आग भड़की। इसी माहौल में कई इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स भारत पर हमले की फिराक में थे। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। इस जांच के दौरान पता चला कि RDX समुद्र के रास्ते मुंबई लाया गया था। इसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ाई गई, लेकिन 2006 में नेवी ने यह पेट्रोलिंग अचानक बंद कर दी और यही मौका था जिसका फायदा पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-ताइबा के सरगना हाफिज सईद ने उठाया। हाफिज सईद एक ऐसे बड़े हमले की योजना बना रहा था जो पूरी दुनिया का ध्यान खींचे। इसके लिए उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो भारत में बिना किसी शक के आ जा सके। यह शख्स था दाऊद सईद गिलानी, जो अमेरिका में रहता था और ड्रग बिजनेस में जेल काट चुका था। उसके पिता पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे और माँ अमेरिकन थी, जिसकी वजह से उसका हुलिया एकदम विदेशी था। हाफिज सईद 2001 से उससे कांटेक्ट में था। 2002 में उसे पाकिस्तान बुलाया और प्लान की बात की। पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि यह कश्मीर के लिए लड़ाई है। दाऊद राजी हो गया। उसे कई बार पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग दी गई और आखिरकार उसे लश्कर-ए-ताइबा की फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग में शामिल कर लिया गया। जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो लश्कर ने उसे असली मिशन बताया, कश्मीर नहीं बल्कि मुंबई। हाफिज सईद ने कहा कि अमेरिका वापस जाओ और अपनी आइडेंटिटी बदलो। दाऊद सईद गिलानी पाकिस्तान की ISI की मदद से अपनी मां की आइडेंटिटी इस्तेमाल करके डेविड कोलमन हेडली बन गया। अब उसे मुंबई के उन सभी लोकेशंस की जानकारी जुटानी थी जहां हमला करना था। इसके लिए बार बार मुंबई आना जरूरी था। डेविड हेडली ने तहव्वुर हुसैन राणा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। तहव्वुर पहले पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था, फिर कनाडा चला गया और वहां एक वीजा कंसल्टेंसी कंपनी चला रहा था। दोनों ने मुंबई में उसी कंपनी की एक ब्रांच खोली ताकि हेडली का बार बार मुंबई आना जाना स्वाभाविक लगे। अमेरिकन पासपोर्ट और विदेशी हुलिये की वजह से किसी को शक नहीं हुआ। इस तरह हेडली ने कई बार मुंबई का दौरा किया और समुद्र के रास्ते से उन तमाम मशहूर जगहों की जानकारी लश्कर को दी जहां हमला होना था। अब बारी थी हमला करने वाले लड़कों को चुनने की। हाफिज सईद ने यह काम जाकिर रहमान लाखवी को सौंपा। लाखवी ने जर्रार शाह, अबू खाफा और अबू हमजा को भी इस काम में लगाया। वो ऐसे नौजवानों को ढूंढते थे जो घर से भागे हुए हों या जिनकी शादी न हुई हो, ताकि उनके पीछे कोई न हो और उन्हें आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके। ऐसे 32 लड़के चुने गए। शुरू में उन्हें बताया गया कि वो कश्मीर को आजाद कराने के लिए चुने गए हैं। धर्म और जिहाद के नाम पर उनके दिमाग में जहर भरा गया। उन्हें बताया गया कि अल्लाह ने खुद उन्हें इस पवित्र काम के लिए चुना है। ट्रेनिंग 3 राउंड्स में हुई। पहले राउंड को दौरा-ए-अम्मा, दूसरे को दौरा-ए-सूफा और तीसरे को दौरा-ए-खास कहा गया। पूरी ट्रेनिंग में भारत के मुसलमानों की दुर्दशा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उनके दिमाग में भारत के खिलाफ इतना जहर भरा गया कि वो चाहकर भी कुछ और सोच नहीं सकते। दौरा-ए-खास में तो 60 घंटे भूखे रहकर पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग दी गई। इतनी कठिन ट्रेनिंग थी कि कई लड़के बीच में ही छोड़कर भाग गए। तीसरे फेज के बाद सिर्फ 15 लड़के बचे। फिर एक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग हुई, जिसके बाद अगस्त 2008 तक पूरी ट्रेनिंग खत्म हो गई। आखिरकार 10 लड़कों को मुंबई पर हमले के लिए चुना गया और उन्हें 2-2 की 5 टीम्स में बांटा गया। 27 सितंबर 2008 को हमले की तारीख तय हुई, लेकिन उसी महीने दिल्ली में 5 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से दिल्ली और मुंबई दोनों रेड अलर्ट पर थे। हमला टाल दिया गया। अक्टूबर में सभी 10 लड़कों को फिर बुलाया गया। इस बार उन्हें तैराकी और नाव चलाने की ट्रेनिंग दी गई। बड़े स्क्रीन पर टारगेट्स दिखाए गए, कौन सा रास्ता लेना है, कैसे अटैक करना है, सब कुछ A to Z समझाया गया। मुंबई पर हमला होना था, इसलिए सबको थोड़ी मराठी भी सिखाई गई। उन्हें ऐसे कपड़े पहनाए गए जैसे मुंबई के नौजवान पहनते हैं
और हाथ में कलावा भी बांधा गया ताकि वो हिंदू दिखे। 22 नवंबर की सुबह सभी एक छोटे जहाज में सवार हुए। कई घंटे समुद्र में चलने के बाद सबको दूसरी बोट अल हुसैनी में ट्रांसफर किया गया, जिसमें पहले से सबके लिए बैग्स रखे हुए थे जिनमें हथियार भरे थे। अगली सुबह उन्हें कुबर नाम का एक इंडियन फिशिंग वेसल दिखा जिसे आमर सिंह सोलंकी चला रहा था। आतंकवादियों ने अपना जहाज खराब होने का बहाना बनाकर मदद मांगी। जैसे ही कुबर पास आई, आतंकवादियों ने तीनों को मार डाला और कैप्टन अमर सिंह को बंदूक की नोक पर मुंबई की तरफ चलाने को कहा। जैसे ही मुंबई की रोशनियां नजदीक आईं, अमर सिंह को भी मार डाला गया और 26 नवंबर की शाम तक सब मुंबई के किनारे पहुंच गए। हमले से कुछ दिन पहले अमेरिका ने अल हुसैनी जहाज के कोऑर्डिनेट्स भारत सरकार को दे दिए थे, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज ने उस जहाज को ट्रैक नहीं किया और कोई एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन ने जरूरी खुफिया जानकारी नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ शेयर की, लेकिन फिर भी न जहाज को रोका गया और न आतंकवादियों को। यह भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी। जब तक महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह एक्टिव हुई, तब तक मुंबई पुलिस सिर्फ 2 आतंकवादियों को काबू कर पाई थी। बाकी 8 अभी भी 3 जगहों पर अपना कहर बरपा रहे थे। ओबरॉय में 2, ताज में 4 और नरीमन हाउस में 2। महाराष्ट्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी। न्यू दिल्ली से NSG कमांडोज को तैयार किया गया, लेकिन एयरक्राफ्ट न मिलने की वजह से उन्हें पहुंचने में वक्त लगना था। इसलिए पहले मार्कोस यानी मरीन कमांडोज को जिम्मेदारी सौंपी गई। मार्कोस अनजान जगहों पर ऑपरेशन करने के लिए मशहूर है और हर तरह के हथियार चलाने में माहिर है। 27 नवंबर की रात करीब 2 बजे मार्कोस INS अभिमन्यु पहुंचे और 2 टीम्स में बंटकर ताज और ओबरॉय होटल की तरफ रवाना हुए। मार्कोस को होटल के मैनेजर ने मैप दिया, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं आया। आतंकवादियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था और न ही यह पता था कि होटल में कहां-कहां लोग छुपे हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल यह थी कि मीडिया हर चीज लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टीवी पर मार्कोस की हर मूवमेंट देख रहे थे और फोन पर आतंकवादियों को बता रहे थे। जैसे ही मार्कोस की लोकेशन आतंकवादियों को पता चलती, वो ग्रेनेड्स फेंकना और फायरिंग शुरू कर देते। मार्कोस ने जवाबी अटैक किया और 200 लोगों को ताज और ओबरॉय ट्राइडेंट होटल से सुरक्षित निकाला। सुबह करीब 5 बजे एक IL-76 एयरक्राफ्ट में 200 NSG कमांडोज मुंबई पहुंचे। उन्होंने मुंबई पुलिस और मार्कोस से सारी जानकारी इकट्ठा की और 3 टीम्स में बंटकर ताज, ओबरॉय और नारीमान हाउस की तरफ रवाना हुए। यही था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। 27 नवंबर को सुबह 6 बजे कर्नल BS राधी की अगुवाई में LT कोल, RK शर्मा और मेजर B भारत की टीम ओबरॉय ट्राइडेंट पहुंची। वो भी मार्कोस की तरह आतंकवादियों की लोकेशन से अनजान थे, लेकिन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के दम पर मंजिल दर मंजिल ऊपर चढ़ते रहे। 19वीं मंजिल पर पहुंचते ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और ग्रेनेड्स फेंके। उधर कर्नल सुनील शरण की कमांड में ताज होटल में मेजर संजय खांडवाल और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की टीम काम कर रही थी। ताज की हालत ओबरॉय से भी बुरी थी। 4 आतंकवादियों ने कई कमरों में आग लगा दी थी। धुएं की वजह से कई मंजिलों पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इसी माहौल में 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप ने सेंट्रल स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ने का प्लान बनाया। जैसे ही कमांडो सीढ़ियां चढ़ने लगे, आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कमांडो सुनील कुमार जोधा को 7 गोलियां लगीं और वो बुरी तरह घायल हो गए। संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी टीम ने काउंटर अटैक किया। जब आतंकवादी थोड़े पीछे हटे तो संदीप ने अपनी टीम से कहा कि सुनील को फर्स्ट एड दो और खुद अकेले सीढ़ियां चढ़ गए। पीछे मुड़कर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे पीछे मत आना, मैं हैंडल कर लूंगा। अकेले संदीप उन्नीकृष्णन ने चारों आतंकवादियों को इतनी जोरदार टक्कर दी कि वो होटल के नॉर्दर्न एंड के एक कोने में दुबकने पर मजबूर हो गए। लेकिन इस लड़ाई में संदीप को भी गोलियां लगीं और वो वीरगति को प्राप्त हुए। 28 नवंबर की सुबह 7:30 बजे कमांडोज को हेलीकॉप्टर से नरीमन हाउस की छत पर उतारा गया। मीडिया यहां भी सब कुछ लाइव दिखा रही थी और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स हर अपडेट आतंकवादियों तक पहुंचा रहे थे। जैसे ही कमांडोज नीचे लाइव डांस द लाफ मंदाज डांस नरीमन हाउस की छत पर उतरे। नरीमन हाउस के आतंकवादियों ने ग्रेनेड्स फेंके और फायरिंग शुरू कर दी। कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हो गए। ओबरॉय में कमांडोज ने एक स्मार्ट प्लान बनाया। उन्होंने 19वीं मंजिल के एक कमरे में छुपे आतंकवादियों को दोनों तरफ से घेर लिया। एयर इंडिया बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर स्नाइपर्स तैनात किए गए जो उस कमरे की खिड़की पर निशाना साधे हुए थे। एक आतंकवादी स्नाइपर्स की गोली से मारा गया और दूसरा कमांडोज के हाथों। 28 नवंबर दोपहर 3 बजे ओबरॉय ट्राइडेंट आतंकवादियों के चंगुल से आजाद हो गया।
नरीमन हाउस में मेजर संदीप सेन ने एक कमरे में 2 हैंड ग्रेनेड्स फेंके, जिसमें एक आतंकवादी जलकर राख हो गया। बचे हुए बंधकों को बाहर निकाला गया और कई हैंडगन्स अंदर फेंके गए। दूसरा आतंकवादी भी मारा गया। नरीमन हाउस भी सेफ हो गया। अब बस ताज होटल बाकी था। एनएसजी चीफ जे.के. डट ने मेजर संदीप की शहादत का बदला लेने के लिए कमांडोज का हौसला बढ़ाया। मेजर खांडवाल और उनके कमांडोज ने होटल का कोना कोना छान मारा। तभी वसाबी रेस्टोरेंट से गोलियों की आवाज आई। कमांडोज ने कुछ हैंडगन्स रेस्टोरेंट में फेंके। रेस्टोरेंट में आग लग गई। जैसे ही चारों आतंकवादी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे, कमांडोज ने सभी को गोली मार दी। 29 नवंबर की सुबह 8 बजे ताज होटल भी सेफ हो गया। 10 में से 9 आतंकवादी मारे जा चुके थे और एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। 26 नवंबर की शाम को शुरू हुआ मौत का यह खेल 29 नवंबर की सुबह खत्म हुआ। इस हमले में 166 लोग शहीद हुए और 300 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। 60 घंटे सांस रोककर बैठी मुंबई ने आखिरकार चैन की सांस ली। लेकिन पूरे देश के लिए यह एक बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी। 10 लड़के समुद्र के रास्ते आए और पूरे देश की नाक के नीचे यह सब कर गए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर विलास राव देशमुख, डेप्यूटी सीएम आर पाटिल और देश के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया। इंडियन शेयर मार्केट क्रैश हो गया। मुंबई में फिल्म्स बंद हो गई और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ऑनगोइंग टेस्ट मैच छोड़कर वापस चली गई। देश की जनता सड़कों पर उतरी और मनमोहन सिंह सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बढ़ा। सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर लश्कर-ए-तैयबा के सेंटर को तबाह करने और एयरफोर्स स्ट्राइक्स का प्लान बनाया, लेकिन आखिरकार कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। पाकिस्तान ने पहले अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन बाद में फोन रिकॉर्डिंग्स और कसाब के बयानों से साबित हो गया कि हमले के दौरान पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स फोन पर आतंकवादियों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। इंडिया और यूएन के दबाव में पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका ने डेविड कोलमन हेडली और तहावुर हुसैन राना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2008 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की। एनएसजी सेंटर्स को बढ़ाया गया और मुंबई के अलावा चेन्नई, कोलकाता समेत कई शहरों में एनएसजी सेंटर्स खोले गए ताकि कमांडोज बिना देरी के हमले की जगह पहुंच सके। अजमल कसाब पर कई साल मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान वो बार बार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन अरुण जाधव की गवाही ने मुकदमे का रुख पक्का कर दिया। 2010 में कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे की जेल में उसे फांसी दे दी गई। उसकी मौत के साथ इस हमले का आखिरी आतंकवादी भी दफन हो गया।